एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन के वीडियो में। हम आज टीपीए के सेक्शन 13 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सेक्शन 13 टीपीए का। ठीक है, टीपीए का सेक्शन 13 के बारे में बात करेंगे। आप लोग को परेशानी क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है कि 13 पढ़ने में अगर असुविधा हो रही है, अब समझ में नहीं आ रहा, भाषा उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 13 में आपको पढ़ना क्या है, बस एक लाइन की बात समझनी है, उससे पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कह क्या रहा है 13 कह रहा आज़ाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। बस इतनी बात समझ लीजिए, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया। यही समझ जाइए, 13 का पूर्ण बात समझ में आ जाएगी, पूरा अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज़ाद कौन होता है? आज़ाद माने जो पैदा ना हुआ हो, यानी अनबर्न चाइल्ड, बिना पैदा हुए व्यक्ति की बात किया जा रहा है, उसके हित की बात किया जा रहा है, या फिर उसको प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करोगे तो कैसे करोगे, इसकी बात कह रहा है। ठीक है, तो यही कह रहा आज़ाद व्यक्ति के फायदे के लिए। यदि आप जो है अंतरण कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कि जो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है उसके फायदे के लिए। क्यों करोगे आप? आपका कोई संतान होगा, आने वाली संतान होगा, उसका हित आप चाहोगे, लाजिम सी बात है। या आपके दादा होंगे तो वह भी चाहेंगे जो हमारा पोता है, उसकी जो आने वाली संतान है, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी कर दें। तो उस अगर करना चाह रहे हैं ट्रांसफ़र, किसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा है? कोई व्यक्ति जो भी पैदा नहीं हुआ है, अभी आया नहीं है, उसके आने की संभावना है, अगर उसको कर रहा है तो कैसे करेगा। ठीक है, इसी के बारे में बात बताया गया है। इसको पढ़ने से पहले एक लाइन याद कर लीजिए कि संपत्ति जो है क्या है। संपत्ति एक ऐसी दुल्हन है जो कभी कुंवारी नहीं रहती है। ठीक है, कुंवारी नहीं रहती यानी हमेशा शादीशुदा रहती है, और कभी विधवा भी नहीं होती है। ठीक है, ये लाइन याद कर लीजिए। क्यों याद कर लीजिए? इस पर पूरा कॉन्सेप्ट है टीपीए का। इस लाइन का अर्थ समझिए। संपत्ति जो है ऐसी है जो कभी विधवा नहीं रहती है, विधवा नहीं होती है, और कुंवारी भी नहीं रहती है। कहने का मतलब है संपत्ति जब भी रहेगी अपने स्वामी के बिना नहीं रहेगी, कोई ना कोई उसका स्वामी होगा ही। जैसे पति को स्वामी माना जाता है, वैसे समझने के लिए कि प्रॉपर्टी जो है बिना स्वामी कभी नहीं होगी। ठीक है, यानी बिना पति के कभी नहीं होगी, हमेशा शादीशुदा होगी, यानी जब भी होगी या शादीशुदा होगी। और क्या होगा? शादीशुदा रहेगी ही, कहने का मतलब स्वामी इसका होगा ही, और कभी विधवा भी नहीं होगी। यानी पति भले बदल ले, यानी उसका मालिक दूसरा कोई भले हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी बिना मालिक के हो जाए। यानी हमेशा शादीशुदा रहेगी, यानी हमेशा कोई न कोई इसका मालिक रहेगा, और उस मालिक के न रहने पर दूसरा ही कोई मालिक रहेगा, लेकिन मालिक रहेगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अगर इस लाइन को आप समझ गए, पूरा टीपीए आपको समझ में आ जाएगा। पूरा टीपीए इसी पर है, पूरा सिद्धांत जो बनाया गया है, अधिकांश सिद्धांत इसी पर है कि संपत्ति एक ऐसी नारी है जो कभी भी बिन ब्याही नहीं रहती है, और कभी विधवा भी नहीं होती है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। अभी देखो समझ में भी और आगे आएगा क्यों इस लाइन को हम बोल रहे हैं। तो यह कह रहा है कि देखिए, अगर आप संपत्ति उस व्यक्ति को देना चाह रहे हैं, किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति अभी पैदा नहीं हुआ है, उसके फायदे के लिए कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, ट्रांसफ़र करिए। लेकिन 13 बता रहा कंडीशन। क्या कंडीशन? पहला नंबर, प्रॉपर्टी क्या करिए, उसके पहले कोई न कोई पूर्विक हित सृष्ट करिए। पूर्विक हित मतलब जब तक वह व्यक्ति पैदा नहीं हो रहा, उसके पहले किसी न किसी को प्रॉपर्टी आप दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि यह सिद्धांत है कि संपत्ति क्या होगी? ना तो विधवा होगी, ना ही बिन ब्याही रहेगी, यानी इसका कोई न कोई स्वामी होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसको कर रहे हो? जो पैदा नहीं हुआ है। अभी जिसको पैदा होने में टाइम है, तो जो टाइम है उसके पहले कोई न कोई तो उसका स्वामी होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत यही है, संपत्ति ऐसी नारी है जो बिना ब्याही नहीं रहेगी, यानी बिना आदमी के नहीं रहेगी, यानी कोई न कोई उसका स्वामी तो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे आप?
उस व्यक्ति को दे रहे हो जो पैदा नहीं हुआ, तो स्वामी हो नहीं सकता, तो उसके पहले किसी न किसी को प्रॉपर्टी दे दीजिए। कहने का मतलब दादाजी अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने पोते को देना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी अपने पोते को देना चाह रहे हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, तो जब तक पोता नहीं पैदा हुआ उसके पहले किसी न किसी को प्रॉपर्टी दे दें। कैसे दे सकते हैं? कह दें कि भाई देखिए यह प्रॉपर्टी हम अपने अनबन पोते को, यानी बिना पैदे हुए पोते को, अर्थात जो हमारा पोता अभी पैदा नहीं हुआ है उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, जैसे पैदा होगा उसको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले उनको क्या करना होगा? इस बात का सृष्ट करना होगा, किसी न किसी को देना होगा। तो ये क्या कह दे, जब तक हमारा पोता नहीं पैदा हो रहा तब तक कौन लेगा? हमारा बेटा इसका मालिक रहेगा। ठीक है, किसी को भी बना दे या किसी और विश्वास पात्र आदमी समझते हैं उसको कर दे। ठीक है, वह कर सकते हैं। तो तेरा यही कह रहा है कि आप जो है अगर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जो पैदा नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे? उसके पहले किसी न किसी को प्रॉपर्टी दोगे। ठीक है, भले जब वो पैदा हो उसको मिल जाए। एक बात यहां तक हो गई। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसको आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भैया हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं कर सकते हो, आपको कोई ना कोई पूर्विक हित सृष्ट करना होगा। यानी आपका पोता जब तक नहीं पैदा हो रहा है तब तक उसके पहले कोई न कोई संपत्ति का मालिक होना चाहिए, उसको आप बनाइए, या आप ही रहिए, अपने लड़के को बनाइए, किसी दोस्त यार को बनाइए। यहां तक हो गई। ठीक है, और उसके अलावा एक कंडीशन और है, अगर आप उसके फायदे के लिए कह रहे हो तो आपको पूर्ण रूप से उसका फायदा सोचना होगा, उसको प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से देनी पड़ेगी। अगर दादाजी उस पोते को जो अभी पैदा नहीं हुआ है उसको 10 साल 20 साल 25 साल के लिए सोचे प्रॉपर्टी दे दे, उसके बाद सोचे अगले पोते को दे दे या अगले अपने बेटे को दे दे, तो ऐसा नहीं कर सकते। यानी तेरा बस एक लाइन की बात कह रहा है कि अगर आप किसी अजन्मे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो कैसे करोगे? पहला नंबर पूर्विक हित सृष्ट करिए, यानी जब तक आपका पोता नहीं आया उसके पहले किसी न किसी को प्रॉपर्टी दीजिए, उसके बाद जब आपका पोता पैदा होगा तब वो पाएगा, और उसको किसी सीमित टाइम के लिए आप नहीं दे सकते। अगर देना चाहते हो तो एकदम से प्रॉपर्टी दीजिए, यानी अत्यांतिक रूप से पूर्ण रूप से दीजिए, 10 साल 20 साल के लिए नहीं दे सकते, एकदम से देना पड़ेगा, जैसे रजिस्ट्री होता है जैसे ऐसे टाइप आप तभी दोगे, तभी वह माना जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तेरा इस बात को बता रहा है। ठीक है, तेरा यही कह रहा है कि अगर आप आज़ाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण करना चाहते हो तो क्या करना होगा? पहले नंबर क्या करना होगा? उसके पहले आपको हित सृष्ट करना होगा और उसको प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से आपको देनी होगी, तभी आप दे सकते हो। यह बात कह रहा है तेरा। इसके अलावा तेरा के साथ हम पढ़ते हैं 20 को। 20 को क्यों पढ़ते हैं? 20 कहता है कि निहित हित, कि अजात व्यक्ति जो होता है जैसे पैदा होता उसका हित वैसे उसमें क्या हो जाता है? निहित हित हो जाता है। जैसे दादाजी उसको प्रॉपर्टी दिए कि मान लीजिए दिए, कहे जब 7 साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा तब से वो उसका यूज करेगा, ऐसा कर दिए। लेकिन मान लीजिए दादा ने कहा कि जब हमारा पोता जो पैदा नहीं हुआ पैदा होगा जब वह 18 साल का हो जाएगा तब से उसका मालिक हो जाएगा, यहाँ तक कर लिए। लेकिन 18 साल के पहले क्या होगा? उसका हित उसमें निहित हो जाएगा। हित निहित होने का मतलब वह प्रॉपर्टी का यूज इस्तेमाल ऐसे ही होगा पोते की लाभ को बात को ध्यान में देते हुए। अगर ना समझ में आए ऐसे समझिए, निहित हित क्या होता है? जैसे आपकी जो पैतृक संपत्ति है, आप हिंदू हो तो क्या होता? आप जैसे पैदा होते हो वैसे उस प्रॉपर्टी में आपका हित निहित हो जाता है। जो आपकी दादा की बनाई हुई या परदादा की बनाई हुई प्रॉपर्टी है उसमें आपका हित निहित हो जाता है। ठीक है, आप तभी से आपका हित निहित हो जाता है जैसे आप पैदा होते हो। इवन कि अगर दादा की बनाई हुई प्रॉपर्टी है और पिताजी बेचने जा रहे हैं तो आप उस पर क्लेम भी कर सकते हो, वो बेच नहीं सकते, आपको यह भी राइट मिलता है क्योंकि आपका हित निहित है। उस प्रॉपर्टी का यूज इस्तेमाल कैसे होगा? वैसे होगा जैसे आपकी जरूरत है, क्योंकि आपका हित उसमें निहित है। ठीक है, यानी पैतृक संपत्ति को आपके पिताजी नहीं बेच सकते, आप उसमें हिस्सेदार हो। ठीक है, तो क्यों नहीं बेच सकते?
आप क्लेम नहीं करते हो, प्रेटक्लेम एक दूसरी बात हो गई, लेकिन आपका हित उसमें निहित होता है। इवन की जरूरत पड़े आप क्या कर सकते हो, उसमें हिस्सा लगा सकते हो। एक पिताजी का हिस्सा हो जाएगा, एक आपके भाई का, आपका माताजी, ऐसे हिस्सा लग जाएगा, पैतृक संपत्ति में हिस्सा लग जाएगा। ठीक है, प्रेटक्लेम भले होता है पिताजी जब चाहे तब बेच देते हैं। तो इसे ही मोटी मोटा निहित हित होता है कि आप अपने पैतृक संपत्ति में जैसे पैदा होते हो उसमें आपका हित निहित होता है। आप पैदा होते ही उसमें अपना हित समाहित कर लेते हो हिंदू होने के नाते। वैसे यह कह रहा है कि भैया अगर आप कर रहे हो आज़ाद व्यक्ति को, कर दो, आज़ाद व्यक्ति को कर रहे हो कर दो, लेकिन हित निहित कब होगा, जैसे पैदा होगा वैसे उसका निहित हित होगा। ठीक है, वैसे उसका हित निहित हित हो जाएगा। भले आप यह टर्म और कंडीशन लगा दो 17 साल 18 साल के बाद वो यूज इस्तेमाल करे। और इसमें जो है 17 जब पढ़ते हैं तो 17 इस बात को कहता है, एक बात और थोड़ा जोड़ देता है कि आप अगर देना है तो ऐसा कंडीशन नहीं लगा सकते कि आप लड़का जब पाएगा जो आज़ाद है वो कब पाएगा, जब 18 साल से ऊपर हो जाए। यानी देना है तो 18 साल के पहले आपको देना पड़ेगा। हालांकि 17 हम और वीडियो बना देंगे। 17 मोटी मोटा ये बातें कहता है। अभी तक बस इतना ही जानिए कि 13 ही कहता है कि अगर आपको किसी भी आज़ाद व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है तो कैसे ट्रांसफ़र करोगे आप। पहला नंबर पूर्विक हित सृष्ट करिए, पूर्विक हित सृष्ट कीजिए, उसके अलावा उस व्यक्ति को जो पैदा नहीं हुआ है उसको पूर्ण रूप से प्रॉपर्टी दे दीजिए। यही 13 है। यह समझने के लिए टीपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो टीपीए समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।